Hello friends, welcome to Fantasy Medicos. In today's video, we are going to talk about RNTCP, that is Revised National Tuberculosis Control Program. पब्लिक हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो उस कंपैरिजन में ये लेक्चर हम पढ़ते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। और RNTCP, आप सबसे पहले इस नाम पर ध्यान देना कि इसमें रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, दैट इज रिवाइज्ड शब्द पर ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे कि रिवाइज्ड क्यों था ये। तो ट्यूबरकुलोसिस आप सभी को पता होगा, आप इस स्लाइड में देख सकते हो ऊपर की पिक्चर में कि ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया होता है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से फैलने वाली एक बीमारी है। अभी मैं इस डिजीज़ की बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिजीज़ की डिटेल के लिए नेक्स्ट लेक्चर बना दूंगा। जैसे वीडियोस और भी पड़े हुए हैं, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस वगैरह पर लेक्चर्स पड़े हुए हैं, बट अभी हम RNTCP के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, बैसिलस फॉर्म में होता है। देखो, आप देख सकते हो डायग्राम में भी कि रॉड शेप्ड के बैक्टीरियाज होते हैं। इस बैक्टीरिया से फैलने वाली ये बीमारी है। अब क्या आवश्यकता पड़ी हमारी सरकार को कि इस बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी के लिए कितना बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करने की। टीबी एक ऐसी बीमारी है कि एक बैक्टीरिया से फैलती है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब इसके फैलने का जो दर है वो बड़ा आसान होता है। अगर कोई टीबी का इन्फेक्टेड पेशेंट है, वो नॉर्मल स्नीजिंग भी कर रहा है तो उससे भी वो फैल जाएगा। स्नीजिंग अगर हाथ से हाथ भी टच हुआ और सामने वाले पर्सन के बीच में, मतलब किसी भी तरह से अगर वो चला गया तो भी वो फैल जाएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे फर्दर कि कैसे फैलता है। अच्छा, नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हो कि हिस्ट्री लिखी हुई है, तो एक छोटा सा आपको मैं वो देता हूँ कि जो इजिप्ट में ममीज़ थी, थोड़ा सा हिस्टोरिकल में जाएं तो इजिप्ट एज सच तो कोई टीबी की हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इजिप्ट की जो ममीज़ थी उनके स्पाइनल कॉर्ड से भी एक्यूरेट अगर बोलो तो उनके जो वर्टिब्रा कॉलम थे, एक्चुअली जब वो वहाँ पर एग्जामिनेशन किया गया तो उनके वर्टिब्रा कॉलम से भी ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरियाज निकले थे। तो माना जा सकता है कि उस टाइम से भी टीबी चलता चला आ रहा है। यानी हो सकता है कि कुछ ममीज जो थी, कुछ लोगों की जो उस टाइम पर इजिप्शियन टाइम पर भी जो डेथ हुई थी, हो सकता है वो ट्यूबरकुलोसिस के कारण हुई हो, है ना। एंशियंट टेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें टीबी को यक्षमा क्षय या फिर क्षय रोग कहा जाता है, राजक्षमा रोग भी कहते हैं इसको। और मॉडर्न डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो 24 मार्च 1882 में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की डिस्कवरी हुई थी। इसीलिए 24 मार्च को हम लोग वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाते हैं। अब मैंने आपको समझाया था मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका बहुत सिंपल है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आप देख सकते हो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन ए आपको दिख रहा है और उसने स्नीज करी। स्नीजिंग करते ही ये एरोसोल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और एरोसोल्स मतलब एक पॉकेट से हो जाते हैं, और इन एरोसोल्स के अंदर ही हमारे बैक्टीरियाज पैक हो जाते हैं। ये एरोसोल्स हवा में उड़ते रहते हैं और सामने वाले इन्फेक्टेड पर्सन ने छींका और आपने इन एरोसोल्स को अंदर लिया तो ये बैक्टीरियाज आपके अंदर आ गए। तो इतनी आसानी से ये फैलती है बीमारी इस वजह से, और क्योंकि ये आसानी से फैलती है, और दूसरा पॉइंट, आसानी से फैलने के साथ इसका जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी लंबा चलता है। बैक्टीरिया बॉडी में आ जाता है लेकिन वो निकलता बड़ी देर से है, बहुत शैतान बैक्टीरिया है। तो इसका ट्रांसमिशन आसान है पर इसका ट्रीटमेंट लंबा है। इसी कारण से हम ये चाहेंगे, या गवर्नमेंट ये चाहेंगे कि इस बीमारी का प्रिवेंशन किया जाए। हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। किसी चीज़ की चिकित्सा करने से बेटर है कि आप उससे प्रिवेंट रहो। तो RNTCP एक्ट ऐसा ही एक्ट है जिसमें हम लोगों को प्रमोट करते हैं कि आप टीबी से बचो। दूसरी चीज़ प्रमोट करते हैं कि अगर टीबी हो गया है तो उसका एक एक्यूरेट ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स बनाए। अब हम आगे हम लोग देखते हैं कि एक और डायग्राम आपको देख रहा होगा कि हम जो इन्फेक्टेड एसिम्प्टोमेटिक एक पर्सन है, एक महिला है, उसने स्नीज करी तो सामने दो लोग खड़े हैं, एक ने मास्क लगाया हुआ है, एक ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। अब देख सकते हो जिसने मास्क लगाया है, नॉन इन्फेक्टेड पर्सन जिसने मास्क लगाया है, उसको टीबी होने के चांसेस कम है, लेकिन जिसने मास्क नहीं लगाया उसको टीबी होने के चांसेस ज़्यादा है। अब इस डायग्राम में ना एक फैक्ट है कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन मास्क नहीं लगाया है बट सामने वाले ने मास्क लगा रखा है, फिर भी सामने वाले को कुछ हद तक टीबी होने के चांसेस हैं। अब इसी जगह नीचे का डायग्राम आप देखो, इन्फेक्टेड पर्सन ने भी मास्क लगाया है, सामने वाली जो लेडी है या जो भी पर्सन है उसने भी मास्क लगा रखा है, दोनों ने मास्क लगा रखा है। तो
मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है बैक्टीरियाज का ट्रांसमिशन है वो कितना कम हो गया है। इसलिए टीबी पेशेंट्स में मास्क कंपलसरी कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपके घर में या आपके आस पड़ोस में पहचान में कोई टीबी का पेशेंट है तो उससे आप कहिए कृपया आप मास्क पहने। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है या डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है, टीबी इज़ जस्ट अ डिजीज़। तो आप उनसे कंसल्ट करिए कि भाई आप मास्क पहनिए और प्रिकॉशनरी आप भी मास्क का इस्तेमाल करें। इंक्यूबेशन की पीरियड बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि बैक्टीरिया कब आपके शरीर के अंदर आया, आराम से टहलता घूमता रहा और उसके बाद कितने समय बाद उसने लक्षण दिखाने शुरू किए। तो बैक्टीरिया के घुसने से लेकर लक्षण दिखाने तक की प्रक्रिया को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और टीबी के बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 8 महीने होता है। डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव टीबी डिजीज फ्यू वीक्स टू 2 ईयर्स तक देखी गई है। लक्षणों की अगर हम बात करें तो खांसी आएगी, अगर 3 से 4 हफ्ते तक खांसी आ रही है, लगातार बनी हुई है, बलगम के साथ में है, साथ में हेमोप्टिसिस भी है। हेमोप्टिसिस का मतलब होता है कि बलगम के साथ में खून का आना, उसको हेमोप्टिसिस कहते हैं। उसके साथ साथ आपका फीवर भी बढ़ा, फीवर भी चल रहा है साथ में, और छाती में दर्द भी है और सिग्निफिकेंट वेट लॉस है, तो आप समझेंगे कि टीबी है। ठीक है, लेकिन इतने के बाद भी हम टीबी वो नहीं कह देते हैं, मतलब कि टीबी है ही है, उसके आगे इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाती है, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ सिम्टम्स बताए पल्मोनरी टीबी के, स्पेशली जो सबसे ज़्यादा फैलती है दैट इज़ पल्मोनरी टीबी। उसमें इन्होंने बताया नाइट स्वेट्स, रात में बहुत ज़्यादा पसीने आना, चेस्ट पेन होना, फैटिग होना, थकावट से महसूस होना, सिग्निफिकेंट वेट लॉस। अगर आपका कंटिन्यूसली वजन घटता जा रहा है तो एक साइन है ये। परसिस्टेंट कफ फॉर 2 वीक्स और मोर, है ना, मैंने उधर लिख रखा 3 से 4 हफ्ते और इधर है 2 हफ्ते। तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक्स चेंज है थोड़ा सा, और अकॉर्डिंग टू वेलफेयर हमारे जो मिनिस्ट्री है उन्होंने प्रिकॉशनरी बोल रखा है कि 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा भी अगर खांसी आ रही है तो आप जांच करवा लो आकर के। इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, शाम शाम में बुखार आ जाना, है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में हल्की फुल्की तकलीफ होना, और ब्लड के साथ में स्पुटम का आना टिपिकल लक्षण होता है कि टीबी के ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब हमें पता चल गया किस बैक्टीरिया से फैलता है, क्या क्या लक्षण होते हैं, है ना, मास्क का प्रयोग करना है, हमने सब चीज़ें पढ़ी। फिर अगले पॉइंट आता है कि चलो इतना सब हमने जान लिया, तो ये टीबी हमें बहुत खतरनाक बीमारी है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक प्रोग्राम, उसका नाम दिया नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में लॉन्च किया। बट जब इन्होंने, अब देखो यहाँ पर एनटीसीपी है, ये आरएनटीसीपी नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का, एनटीसीपी है। मैंने कहा था ना फर्स्ट पॉइंट पर ध्यान देना, आरएनटीसीपी, तो ये एनटीसीपी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में लॉन्च हुआ, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं था, इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमें नहीं मिले। फ्रूटफुल रिजल्ट्स में सबसे पहले चीज़ थी, रीजंस क्या थे फ्रूटफुल रिजल्ट ना मिलने के? सबसे पहला था इनसफिशिएंट फंडिंग, फंडिंग जितनी हमें चाहिए थी, जितनी ज़रूरत थी उतनी नहीं मिली थी। इंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ड्रग्स, डॉट थेरेपी जो दी जाती है आज के टाइम पर, उस टाइम पर ड्रग्स उतनी ईजिली पेशेंट्स को अवेलेबल नहीं हो पाती थी। 100 पेशेंट आ रहे तो उसमें 10 या 12 को, 20 को, 30 को ड्रग्स अवेलेबल हो रही है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेशेंट्स को मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो पाती थी। कंप्लीट रिलायबल ऑन एक्सरे डायग्नोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले इतनी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स नहीं थी हमारे पास। पहले क्या था कि केवल छाती का एक्सरे करवाया, देखा, अगर एक्सरे ठीक है, अगर मान लो एक्सरे में हमने डिटेक्ट कर लिया हाँ इनको टीबी है तो उसका इलाज हो गया। लेकिन अगर डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा टीबी है तो वो कुछ भी चेस्ट इन्फेक्शन का इलाज करके दे देगा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लिख के दे देगा। तो कंप्लीट रिलायबिलिटी थी डॉक्टर के ऊपर और एक्सरे टेक्नीशियंस के ऊपर और रेडियो डायग्नोसिस, इन द सेंस एक्सरे पर पूरी रिलायबिलिटी थी। जबकि आज के टाइम पर क्या, आज के टाइम पर हमारा स्पुटम फॉर एएफपी एग्जामिनेशंस है और भी फर्दर एग्जामिनेशंस हमारे पास अवेलेबल है। लो ट्रीटमेंट कंप्लीशन रेट्स, अगर ट्रीटमेंट शुरू भी कर दिया किसी का तो उसका कंप्लीशन ही नहीं हो पाता था, इतना रेट लो था उस टाइम पर। तो यहाँ पर मैंने फिर से आपको दिखाया कि फंडिंग नहीं थी पूरी तरह से, मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, कंप्लीट रिलायबिलिटी ऑन चेस्ट एक्सरे, और ट्रीटमेंट भी कंप्लीट नहीं हो पाता था। तो उतनी पूरे कॉन्सेप्ट को याद करने की एक शॉर्ट सी स्लाइड्स मैंने डाली है। इसके बाद इन सब चीज़ों को देखते हुए एनटीसीपी यानी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को शट डाउन किया गया और लॉन्च किया गया आरएनटीसीपी, दैट इज़ उसी को रिवाइज किया गया। रिवाइज में मेनली ऑब्जर्व किया गया डॉट थेरेपी पर मेन फोकस रखा।
डॉट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर। आप देखो, आप जांच करवाओ, आप उसका ट्रीटमेंट शुरू करो। ठीक है। डॉट थेरेपी के अंदर दो स्ट्रक्चर्स को लाया गया, एक रखा गया सेंट्रल स्ट्रक्चर जिसमें 6 टीयर थे, और एक रखा गया स्टेट स्ट्रक्चर जिसके अंदर 5 टीयर स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ टीयर्स हैं जिसमें 6 टीयर्स हैं, आप देख सकते हो। सबसे पहले आएगा आपका सेंट्रल टीबी डिवीजन जिसको रखा गया CTD। सेंट्रल टीबी डिवीजन के बाद स्टेट लेवल पर हम आए जिसमें रखा गया स्टेट लेवल टीबी सेल। स्टेट लेवल के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल टीबी सेल रखे गए। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस यूनिट्स बनाई गई, छोटी छोटी, हर डिस्ट्रिक्ट में ट्यूबरकुलोसिस यूनिट्स आई। ट्यूबरकुलोसिस यूनिट्स के अंदर ही माइक्रोस्कोपी सेंटर्स बनाए गए ताकि हम इजीली डायग्नोज कर सके, और माइक्रोस्कोपिक सेंटर्स के बाद भी डॉट सेंटर्स भी बहुत सारे क्रिएट किए गए, डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड थेरेपी सेंटर्स। ठीक, तो इस तरह से 6 टीयर्स और 5 टीयर्स है स्ट्रक्चर्स। ऑब्जेक्टिव क्या था पूरे इस RNTCP का? कि हम पेशेंट को डायग्नोज करेंगे on the reliability not only on the X-ray but on the reliability of sputum smear test। आप इसमें सेकंड पॉइंट पे देखोगे लिखा है कि 70% केसेस स्पुटम स्मीयर टेस्ट से डायग्नोज किए गए। शॉर्ट टर्म कीमोथेरेपी चलाई जाए। कीमोथेरेपी मतलब मेडिसिन को लंबे समय तक चलाना पड़ता है, 6 मंथ्स का एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उसको बोला गया कि शॉर्ट कोर्स ऑफ कीमोथेरेपी दी गई टू रिड्यूस केसेस अप टू 85%। मल्टीपल NGOs को इन्वॉल्व किया गया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व किया गया ताकि वो टीबी के डिटेक्शन में या फिर प्रिवेंशन में या फिर उनके डाइट फॉलो, मतलब जैसा भी चीज़ है उनमें वो हेल्प कर सके। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व किया गया इस प्रोग्राम के अंदर, जबकि ये चीज़ पहले नहीं थी। पहले हर चीज़ गवर्नमेंट अपने अंडर में रखी थी। यूज डॉट्स एज कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट। कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट में डॉट को लिया गया कि डॉट थेरेपी आपको करनी ही करनी है। अच्छा, सैम्पलिंग का भी RNTCP में एक प्रोटोकॉल दिया गया, हम उसको भी देख लेते हैं। सैम्पलिंग का बोला गया कि अगर कोई पेशेंट है जिसको मैंने लक्षण बताए थे, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी और बलगम आ रहा हो, बलगम के साथ में खून आ रहा हो, वजन घट रहा हो, भूख न लग रही हो, ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप उससे बोलो भाई तुम्हें 2 सैंपल देने हैं। पहला सैंपल तो तुरंत देना है, जिस समय आपके पास पेशेंट आया है तुरंत उससे सैंपल लो। दूसरा सैंपल उससे बोलो कि अब तुम्हें अगला सैंपल सुबह सुबह देना, अर्ली मॉर्निंग, है ना, सुबह सुबह का जो बलगम है वो देना। जो आपने स्पॉट सैंपल लिया है, अगर उसमें टीबी पॉजिटिव आ गया, अगर टीबी डिटेक्ट हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस डिटेक्ट हो गया, तो सिंपली आप डॉट थेरेपी स्टार्ट कर दो, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है सामने। अगर अर्ली मॉर्निंग सैंपल आया है, ठीक है, उसमें टीबी डिटेक्ट हो गया है, तो उससे आप डॉट थेरेपी शुरू कर दो। लेकिन अगर स्पॉट सैंपल भी नेगेटिव है और अर्ली मॉर्निंग सैंपल भी नेगेटिव है, लिखा हुआ है बोथ सैंपल्स कम्स नेगेटिव, तब आपको क्या करना है? अगर दोनों सैंपल नेगेटिव आ गए तो आप पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देना शुरू करो 2 हफ्ते तक। अगर फिर भी 2 हफ्ते बाद भी खांसी बनी हुई है तो उससे बोलो 2 सैंपल तुम और दो, फिर से एक स्पॉट सैंपल दो और एक अर्ली मॉर्निंग सैंपल दो। अगर इन दोनों सैंपल्स में से कोई भी पॉजिटिव आ गया तो आपको डॉट थेरेपी शुरू करनी है। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव फिर से आए तो अब एंटीबायोटिक नहीं देनी है, जैसे हम पहले एंटीबायोटिक दे दिए थे 2 हफ्ते के लिए, अब एंटीबायोटिक मत दे देना। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों सैंपल्स को हटा करके नेगेटिव अगर आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम भेजेंगे जाओ तुम चेस्ट एक्सरे करवाओ जाके। अगर चेस्ट एक्सरे में हमें दिखा कि टीबी के कुछ हमें इन्फ्लेमेशंस, जो भी एक्सरे पे हमें दिख रहा है टीबी का कोई, है ना, इफेक्ट हमें दिख रहा है, तो हम उसको डॉट थेरेपी पर रखेंगे। और अगर फिर भी डाउट है कि हम एक्सरे पर रिलाई नहीं कर रहे हैं तो हम उसको फर्दर चेस्ट के CT स्कैन के लिए रेफर करेंगे, उसमें हमें एकदम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम डॉट शुरू करेंगे। ठीक है, तो पूरा एक इन्होंने हमें बनाकर दिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द RNTCP प्रोग्राम, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। अगर आपको पूरा लेक्चर समझ आया